कैसे हो बच्चों? आप सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। किसी चीज की चिंता मत करिएगा, ये टाइम चिंता करने की नहीं है। बस सीरियसली बिल्कुल मन से ध्यान से पढ़ाई करने का है, राइट। और हम जैसे टीचर आपके साथ है तो आपको किसी तरीके की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का 4th लेक्चर कर रहे हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में जहाँ तक पढ़े हैं, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ है, करंट क्या होता है वो सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हम लोग आगे की पढ़ाई कर रहे हैं और इस लेक्चर में बहुत आनंद आएगा आपको। आप आइए मेरे साथ और खूब सिंसियरली हम लोग उसको पढ़ के देखते हैं कि कैसे कैसे इंफॉर्मेशन हमारे सामने टेबल हो रहा है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर आता जा रहा है। तो हम उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। सो प्लीज कम अलोंग विथ मी। आइए आगे की पढ़ाई करते हैं प्लीज। थैंक यू। तो यस बच्चों, नाउ द पॉइंट इज कि हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 4 कर रहे हैं। इसके पहले के जो लेक्चर्स थे इलेक्ट्रिसिटी के, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर 4 में आप आए हैं तो आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स देखे होंगे। तो अभी हमारे लिए ये इस लेक्चर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़नी है, हमें समझनी चीज है जो हमें यहाँ पे देखनी है, वो क्या है? रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, या V इक्वल टू आई आर क्या चीज है। हमारा फोकस इन चीजों की तरफ होगा एंड और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं उसको अभी आपको यहाँ खोल के नहीं बताना कि और क्या क्या चीज पढ़ेंगे। और हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी, राइट। व्हाट इज करंट, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ मेटल, किसी मेटल के थ्रू करंट कब पास होता है, Q इज इक्वल टू आई टी क्या चीज है, और W इज इक्वल टू क्यू वी क्या है। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, राइट। और भी इसमें बहुत कुछ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो पूरी स्टोरी मैंने आपको दिखा रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन आपको मिले होंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कि ये रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और V इक्वल टू आई आर क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं हम, हमारे को ये किस तरीके से हमने रेजिस्टेंस के बारे में या कंडक्टेंस के बारे में या V इक्वल टू आई आर तक हम ये पहुंचे कैसे इस रिजल्ट तक। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको ट्रेवल करा रहा हूँ, कुछ एक एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल को ध्यान में रख करके मैं आपके सामने ये टॉपिक बिल्डअप करूंगा। सो लेट्स सी, आगे अगले पेज पे चल के हम देखिए क्या करते हैं आपके लिए। तो यस बच्चों, नाउ वी वर सेइंग कि हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना है। तो एन एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ मैंने लिया है। अब जरा देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या दिखा रखा आपको। लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस रास्ते से आप यहाँ पहुंचते हो बी पे। ये सड़क दिखा रखी है मैंने, दिस इज, इस तरीके से एक सड़क है। ये सड़क, इस सड़क पे आप लोग ऐसे जा रहे हैं, मतलब आपका ये बी तक जाने का रास्ता है। ए टू अगर बी जाना है आपको, ए टू बी जाना अगर, तो ये रास्ता है ए टू बी जाने के लिए। और अगर आप बी से ए आना चाहते हो तो आपका ये रास्ता है, ये वाले रास्ते से आप बी टू ए आएंगे। नाउ माय पॉइंट इज दैट कि अगर एक बंदा ए से बी जाना चाहता है तो ही हैज टू गो थ्रू दिस रोड, ठीक बात है। और बी से ए जाना चाहता है तो ऐसे आना चाहता है। अब अगर सपोज कर लो कि ए से बी जाने में जिस तरीके से आपको रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ऑल आर, कहीं पे कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई बस है, कोई जीप है, समथिंग लाइक दैट, ये सब के सब ए से बी जा रहे हैं इस तरीके से। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस रास्ते में इतने सब लोग जा रहे हैं, अगर इसी वक्त आपने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से ए से आपको बी जाना है, ये सब लोग ऑलरेडी रास्ते में है, और अब आपने डिसाइड किया कि मुझे भी ए से बी जाना है, ठीक है। और उसी वक्त सपोज कर लो आपने डिसाइड किया 10:00 PM पे, 10:00 AM पे डिसाइड किया आपने कि मुझे ए से बी जाना है। और कोई बंदा और था, ये आपने डिसाइड किया, लेट सपोज मैं आपका नाम रखता हूँ रवि, आपका नाम है रवि, रवि आप हैं और रवि आप ऐसे ट्रेवल करना चाह रहे हैं। और ठीक उसी टाइम पे सपोज कर लो बी से, यानी कि इस वाले पोजीशन से, इस पोजीशन से मतलब ए से बी पहुंचे, फिर बी से somebody has to reach। तो ये 10 बजे आपने स्टार्ट किया और उसी टाइम पे 10:00 दिस 10 AM पे किसी बंदे ने ये डिसाइड किया कि उसको बी से ए जाना है।
तो इस डायग्राम को देख करके आप मुझे बताओ कि अगर आपको ए से बी तक जाने में 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या इस बंदे का नाम जो यहाँ से इधर जा रहा है, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज अनिल रख लिया। व्हाट इज हिज नेम? अनिल। तो अगर मैं पूछूं कि अनिल जो यहाँ से बी से ए जा रहा है, क्या उसको भी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा? दिस इज माई क्वेश्चन। मैंने एन एग्जाम्पल ऑफ डेली लाइफ लिया मैंने। यहाँ पे एक रास्ता दिख रहा है, ए से बी जाने का, बी से ए आने का एक रास्ता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर एक बंदे ने, रवि ने डिसाइड किया कि उसको 10 बजे यहाँ से स्टार्ट करना है और उसको बी तक पहुंचना है, और उसी टाइम पे 10 बजे अनिल ने डिसाइड किया कि उसको यहाँ से इधर जाना है, तो अगर रवि को 10 बजे यहाँ से चल करके और यहाँ पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, लेट्स सपोज ही रीचेस 10:20 AM पे पहुंचता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या अनिल को यहाँ से इस रास्ते में आने में भी 20 मिनट लगेगा? अब आपके पास यू कैनॉट से, आप बता नहीं सकते कि 20 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहोगे हो सकता है कि सर वो धीरे धीरे आ रहा हो, वो पता नहीं कैसे आ रहा हो। लेट सपोज ही इज ऑल्सो कमिंग बाई अ कार, जिस तरीके से आप जा रहे हो वैसे जा रहे हो। आपको इसको देख के एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आप अपने तरफ से खुद ना बनाओ कि सर क्या पता वो धीरे धीरे आ रहा हो, क्या पता वो साइकिल से आ रहा हो, अगर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के ना बनाओ, तो इस रास्ते में ट्रैफिक को देख करके अगर आपसे पूछा जाए तो आप देख रहे हो कि इस रास्ते में ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम गाड़ियां हैं, और इस रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक है। तो अब आप बताओ कि अगर इस बड़े से ट्रैफिक से आपको यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट लगा, तो जब इधर रास्ते में ट्रैफिक कम है तो इसको जाने में कम टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? ये मान के चला जाए कि ये स्पीड जिस तरीके का लेके चल रहा है, ये भी उतने ही स्पीड से जाने की कोशिश कर रहा है, तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि इसको यहाँ से अनिल को बी से ए पहुंचने में टाइम 20 मिनट से क्या लगेगा? कम। अगर ये 10 बजे स्टार्ट करता है तो हो सकता है कि वो ए पे पहुंचे 10:15 पे पहुंच जाए, 10:15 AM पे पहुंच जाए। सो नाउ पॉइंट इज कि इसको टाइम कम क्यों लगा? क्योंकि ये रास्ता खाली था, बड़ी आसानी से वो चला आया, उसको कोई ट्रैफिक ही नहीं फेस करना पड़ा। और इस रास्ते से आप जब जा रहे थे, रवि जा रहा था, तो उसको बहुत सारी दिक्कत हुई, बहुत सारी गाड़ियां थी रास्ते में, तो डेफिनेटली वो सीधा नहीं चल सकता था। आई मीन उसको इस गाड़ी को देखते हुए जाना पड़ा, तो इसको टाइम क्या लगा? ज्यादा लगा। बिल्कुल सही बात है। दिस इज समथिंग विच वी एवरीडे फेस। नाउ माई पॉइंट इज, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसको टाइम ज्यादा इसलिए लगा क्योंकि इस रास्ते में गाड़ियां बहुत थी, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। तो इन ट्रैफिक ने क्या किया? आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने में, आपको पहुंचने में सुविधा दिया, कन्वीनियंस पैदा किया, या हिंड्रेंस पैदा किया? आपको उसने आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इन गाड़ियों ने, बाकी गाड़ियों ने थोड़ी दिक्कत पैदा की ताकि आप मनमर्जी स्पीड से नहीं चल पाए, या आपको उन्होंने सहायता किया कि नहीं बड़ी तेजी से चलो? क्या कहोगे आप? सो ऑब्वियसली, मतलब फिर एक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आप ना बनाए, तो बड़ी साफ सी बात है कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि इन गाड़ियों की वजह से आप मनपसंद स्पीड से या बड़ी तेजी से आप नहीं चल पाए, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां थी, आपको सबसे बच के आना था, ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हुए आप आना था, तो आप यहाँ पे आपको टाइम लग गया। यानी कि बहुत सारी गाड़ियों ने आपके रास्ते में क्या पैदा की? रुकावट पैदा की। क्या पैदा की? रुकावट पैदा की। तो इस रुकावट को, जो इसको हम कह रहे हैं कि रुकावट पैदा की, इन गाड़ियों ने आपके स्पीड को हैम्पर किया, रुकावट पैदा की। यानी कि आपके स्पीड को क्या किया इन लोगों ने? आपके स्पीड को हैम्पर किया। स्पीड को हैम्पर किया मतलब डिक्रीज किया, यानी कि आपकी गति को उसने कम कर दिया। इन बाकी गाड़ियों की उपस्थिति ने, उनके प्रेजेंस ने, आपकी गाड़ियों की, इन गाड़ियों ने आपके लिए रुकावट पैदा की। ओके, ये जो रुकावट पैदा की, इसके लिए एक वर्ड हम अगर इस्तेमाल करें कि यार ये सब लोगों ने हिंड्रेंस पैदा किया। क्या पैदा किया? हिंड्रेंस। व्हाट इज हिंड्रेंस? रुकावट पैदा किया किसमें? स्पीड को हैम्पर किया, रुकावट पैदा किया, हिंड्रेंस पैदा किया। आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस पैदा किया, मतलब अगेंस्ट, मतलब कुछ ऑपोजिशन पैदा किया, और अपोजिशन पैदा किया। एक तरीके से आप इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करोगे कि भाई इन गाड़ियों के प्रेजेंस ने आपको यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ रुकावट पैदा किया, आपके स्पीड को हैम्पर किया, यानी कि रेजिस्टेंस पैदा किया, हिंड्रेंस पैदा किया, अपोजिशन पैदा करा, कुछ ना कुछ आप कहेंगे ना इस तरीके से। और यहाँ क्या हुआ? गाड़ियां बहुत कम थी, तो आप बड़ी स्मूथली चले आए,
यानी कि आपको यहाँ पे हिंड्रेंस क्या मिला, कम मिला। यानी कि जब इस रास्ते में गए तो हिंड्रेंस आपका ज्यादा था, हिंड्रेंस इस रास्ते में गए तो हिंड्रेंस हिंड्रेंस और रेजिस्टेंस समझते हो ना, मतलब जो आपके गति को कम करता हो या अपोज करता हो। हिंड्रेंस या रेजिस्टेंस क्या क्या मोर था, इस रास्ते में मोर था। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इस रास्ते में आपका हिंड्रेंस क्या है, कम है, लो हिंड्रेंस। इस रास्ते में एक तरीके से लो हिंड्रेंस लिखा मैंने, लो हिंड्रेंस मतलब रुकावट कम है, यानी कि लो रेजिस्टेंस है। अब इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो डेली हम लोग देखते हैं कि हाँ दिस ऑल हैपेंस। नाउ माय पॉइंट इज कि अगर ये सब कुछ डेली लाइफ में हम सामने देख रहे हैं, तो क्या किसी वायर में जिसमें करंट पास होता है वहां भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं क्या? तो जरा मैं अब आपको वहां लेके जाता हूं और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वो क्या चीज है। राइट, तो जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि अभी जो हमने पीछे पढ़ा है कि हाउ दिस इज लाइक, ये क्या चीज है, तो इसका ये जो हमने डेली लाइफ एग्जांपल में देखा, जरा तार के अंदर किसी वायर के अंदर होता क्या है जरा उसको देखते हैं। ये मैंने ये एक वायर लिया, यहाँ एक सेल है, दिस इज सेल, इसको कुछ लोग बैटरी भी कह लेंगे, अगर एक से ज्यादा सेल होती है तो उसको बैटरी कहते हैं हम लोग। और इस बैटरी से हमने इस वायर को ये वायर को ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ये भी कंडक्टिंग वायर है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, दिस इज ऑल कंडक्टिंग वायर, ये सब कंडक्टिंग वायर है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इसी कंडक्टिंग वायर को, ये जो कंडक्टिंग वायर है, इसी कंडक्टिंग वायर के अंदर में जो कुछ होता है उस अंदर वाली चीज को यहाँ बड़ा करके दिखाया गया। दिस हैज बीन मेड लिटिल बिगर, राइट। अब आप देखो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन विद इन दिस ब्लू इज लाइक, देखो ये ब्लू से उठाया गया, ये ब्लू डॉट जो है इसको हमने इलेक्ट्रॉन कहा, और ये जो येलो डॉट्स हैं उसको हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज कहा, उसको हमने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज कहा। तो हम लोगों ने तो ये पढ़ा है ही कि अगर किसी सेल को हमने किसी वायर के साथ या किसी कंडक्टिंग वायर के साथ अगर ऐसे अटैच कर दिया, तो उस सेल की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ निगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है कि इसके इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, भागने स्टार्ट करेंगे, किधर की तरफ, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल फ्रॉम, यहाँ से वो किधर आना चाहेंगे, इधर आना चाहेंगे, दे विल ट्राई टू गो लाइक दिस। तो और ये क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो एक तरीके से ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से किधर आएंगे, इधर आएंगे। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन को ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, पुश करेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल अपने तरफ बुलाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और उन सबको जाने के लिए जो जगह मिली है, जिसको हम लोग इंटर एटॉमिक स्पेस कहते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है, लैटिस पढ़ाया हुआ है, इंटर एटॉमिक स्पेस बताया हुआ है। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन को इन छोटे छोटे जो जगहों से होके गुजरना है। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें गुजरेंगे तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन 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 कोलाइड्स विथ अदर इलेक्ट्रॉन। तो भीड़ है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ही टकरा जाए, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन है और उसी छोटी छोटी जगहों से इन इलेक्ट्रॉन्स को गुजरना है। तो ये जब जाएंगे तो उसमें क्या होगा, धक्का मुक्की होएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा भी सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अदर इलेक्ट्रॉन। कुछ लोग इसको कोलाइड नहीं कह सकते हैं, कोई कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, निगेटिव चार्जेस से रिपेल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। अच्छा, तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें, तीसरी बात ये हो सकती है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, जिन एटम्स ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, वो एटम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया है। तो उन एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बन गया, और वो पॉजिटिव आयन क्या कर रहा होगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो मीन्स लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, लाइक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी हो सकता है, अट्रैक्ट ईच अदर, ये भी पॉसिबिलिटी है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जाकर के लैटिस में किसी एटम के साथ ही क्या गया, ये इलेक्ट्रॉन गया और किसी पॉजिटिव आयन के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज एटम कोलाइड कर रहा है. दिस इज फोर्थ पॉसिबिलिटी. इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ व्हाट, कोलाइड मतलब टकराना, इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ पॉजिटिव आयन के साथ जाके टकरा जाए. मतलब ये वही बात कही जा रही है एक तरीके से. तो जब इतना सब कुछ होएगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जैसे ये भगा रहा है और ये बुला रहा है, तो क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवलिंग होगा वो स्मूथ हो पाएगा? इज दैट पॉसिबल? जरा देखिए फिर से इस एग्जाम्पल पे हम चलते हैं. जो एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा, इस एग्जाम्पल ने हमें क्या समझाया कि जब आप रवि 10 बजे स्टार्ट किए और इतनी सारी व्हीकल्स थी तो उसको यहाँ पहुंचने में 10 बज के 20 मिनट लग गए. लेकिन जब अनिल यहाँ से उसी टाइम पे ऑलमोस्ट उसी स्पीड से उसी व्हीकल से चलता है तो इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में 15 मिनट टाइम लगे, क्योंकि इसमें रास्ता में ट्रैफिक बहुत कम था. तो जब ये डेली लाइफ में ये सब कुछ पॉसिबल है, तो क्या यहाँ आपको क्या लगता है कि जब इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे हम, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि भाई मेरे को जल्दी जाना है, मेरे को जल्दी जाना है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है या उसके साथ कोलिजन हो सकता है. तो इतनी सारी जब बातें होंगी तो ये सब मिलकर के इलेक्ट्रॉन के जो रास्ता, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवल करने का रास्ता है उसको आसान बना रही है या डिफिकल्ट बना रही है? ऑब्वियसली डिफिकल्ट बना रही है. दिस ऑल आर क्रिएटिंग अ डिफिकल्टी इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये आप जो देख रहे हो, ये जो मैंने ऐसे रिंग नुमा जो बना रखा है, ये रिंग नुमा जो चीज बनी हुई है, इसको क्या कहेंगे? दिस आर क्रॉस सेक्शंस. दिस रिंग्स आर, ये जो रिंग बनी है, दिस इज क्रॉस सेक्शन. व्हाट? क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है. तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो हम किसी वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन का, यानी कि इस वायर का कोई भी क्रॉस सेक्शन ले ले और उस क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड गुजर रहे हैं उसे हम चार्ज पर सेकंड निकाल लेंगे और चार्ज पर सेकंड से हम करंट निकाल लेंगे. ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं. नाउ द पॉइंट इज, चूंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में बहुत सारे रुकावट है. अगर ये रुकावट नहीं होता, राइट, रुकावट किस तरीके का है? इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हो जाना, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव आयन के साथ टकरा जाना, इलेक्ट्रॉन का किसी पॉजिटिव आयन के द्वारा खींचा जाना. सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इधर और इधर का वो पॉजिटिव आयन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है. तो ये सब मिलकर के इलेक्ट्रॉन के रास्ते में क्या कर रहे हैं? और इन सब मिलकर इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं. और ये सेल क्या कर रहा है? इनको मोटिवेट कर रहा है कि देखो भैया भले रुकावट हो इसमें, बट उससे थको मत. आप क्या करो, उस रुकावट से आप परेशान मत हो. ये पॉजिटिव कह रहा है मैं खींच रहा हूँ ना तुमको अपनी तरफ, ये नेगेटिव कहेगा मैं इधर से पुश लगा रहा हूँ, ये पॉजिटिव कहेगा मैं इधर से पुल लगा रहा हूँ. तो ये पुश और पुल की वजह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रास्ते में क्या हुआ? बहुत सारा रुकावट. तो ये जो हिंड्रेंस पैदा हुआ, राइट, हिंड्रेंस जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, आई वुड लाइक दैट यू फोकस ऑन दिस वर्ड, हिंडरेंस, राइट, हिंड्रेंस. तो ये इंग्लिश जो वर्ड है इसका मतलब क्या है कि जब माइन्यूट पार्टिकल्स, जब हम किसी को, मतलब सपोज कर लो आप कुछ पॉजिटिव काम करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो और हम अपनी बातों से ही आपको क्या कर दें? रोक दें. तो हमने कहा कि हमने एक ऑपोजिशन ऑफर कर दिया, साइकोलॉजिकल ऑपोजिशन ऑफर कर दिया. लेकिन जब आप कोई काम करने के लिए आगे बढ़ो और मैं सीधे आके आपके साथ टकरा जाऊं कि नहीं मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा, तो ये जो डायरेक्ट कोलाइड होकर के हमने पैदा किया, दिस इज कॉल्ड हिंड्रेंस. जैसे आपने देखा होगा कि नदी में पानी बह रहा है और उसमें बीच में बहुत सारे पत्थर हैं, तो वो पत्थर क्या करते हैं? उन पत्थर के साथ नदी की पानी आके टकरा करके फिर रास्ता बदलती है. तो वो रास्ते में जो पैदा करते हैं, जो पत्थर हैं, वो क्या पैदा करते हैं? हिंड्रेंस पैदा करते हैं. तो हिंड्रेंस का मतलब एक खास तरीके का रुकावट जहाँ पे कोई टकरा करके, कोलाइड करके, धक्का मुक्की करके जो आपके रास्ते को बाधित करता है, दैट इज द वर्ड कॉल्ड हिंड्रेंस. यू आर गेटिंग इट नाउ? तो इसका मतलब ये बड़ा साफ हो गया कि अगर ये सेल जो हमने लगा रखा है, इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सेल का जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, सेल का नेगेटिव इधर से पुश कर रहा है, और इस पुश और पुल के वजह से इलेक्ट्रॉन मोटिवेट होकर के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सारा रुकावट है. तो वो जो रुकावट है, जो हिंड्रेंस है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. दैट इज कॉल्ड. सो माय डियर, आप जरा इस एग्जाम्पल से रिलेट करें तो अगर आप यहाँ से रवि स्टार्ट किया 10 बजे, तो ये बहुत सारी गाड़ियां भी उधर जा रही थी, बट इन गाड़ियों के प्रेजेंस की वजह से आपको यहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत हुई. आप मन माफिक स्पीड से या बहुत आसानी से आप ट्रेवल नहीं कर पाए, यानी आप
का ट्रेवल बहुत रुकावटों के साथ था, तो वो हिंड्रेंस ऑफर किया इन ट्रैफिक ने। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का होना, उन इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन होना, इस तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में भी बहुत सारा रुकावट है, और इससे जो व्यवधान पैदा हुआ, जो हिंड्रेंस पैदा हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको समझ में आया? तो मैंने जैसा आपको बताया था कि आज हम लोग इसकी क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम इस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझाया, अब इसको लिख के बताएं कि रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है। समझ तो लिया हमने, बट इफ समबडी आस्क व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड फाइंड दिस। सो रेजिस्टेंस क्या चीज है, मतलब हमने पीछे आपको समझाने की कोशिश की, व्हाट इज रेजिस्टेंस। सो इट इज द total hindrance, yeah, it is the measure of total hindrance, it is a measure of total hindrance offered to the flow of electrons. It is a measure of total hindrance offered to the flow of electrons when current passes through a given wire. जब किसी वायर के साथ, वायर में करंट पास हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन फ्लो के रास्ते में जो हिंड्रेंस ऑफर किया जाता है, उसको जो मेजर करेंगे तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इट इज द मेजर ऑफ टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन करंट पासेस थ्रू अ गिवन वायर। बेटा बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या सर, अगर किसी वायर में करंट पास ना हो, तो क्या वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता? अरे भाई, कोई वायर है, उसमें करंट पास ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज है नहीं, बट फिर भी हम किसी तार का रेजिस्टेंस पहले से ही मेजर करते हैं। वो मेजर कैसे करते हैं, आपको बात समझ में आ रही? यू आर गेटिंग इट? जैसे मान लिया जाए आप अपने शहर के किसी एक किनारे में रहते हैं, आपको पता है कि शहर के उस कोने से, जिस कोने में आप रहते हैं, वहां से किसी दूसरे कोने में जाने के लिए एक खास टाइम है। अगर उस खास टाइम में अगर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ेगा, आपको रुकावट होएगा। आपको पता है कि इस टाइम पे जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? और किसी दूसरे टाइम पे जाते हो या रात में जाते हो, बिल्कुल कोई नहीं है, तो बहुत कम टाइम में आप पहुंच जाते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ कि जब आप जाओगे तभी रेजिस्टेंस होएगा? अरे भाई, आप नहीं जाओगे, कोई दूसरा जा रहा होगा, उसको रेजिस्टेंस मिला होगा। हाँ, आप जाओगे तो आपको भी महसूस होएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी तार के, आपने नोटिस किया ना, किसी तार के अंदर का जो बनावट है, वो बनावट ने ये रुकावट पैदा किया ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर करंट पास नहीं हो रहा तो उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा, रेजिस्टेंस है, बट जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो उसको वो रेजिस्टेंस महसूस होगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा तो वो रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगा। बट इट डज नॉट मीन कि उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि जैसे फ्लो होएगा तभी जाके रेजिस्टेंस पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी, मैंने इसी एग्जांपल में यहाँ पे देखें कि आप अगर अपनी गाड़ी लेकर के जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक था, उन ट्रैफिक ने आपके रास्ते को बहुत सारा रोका। आप अगर जाओगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बट अगर आप नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा। डज इट मीन दैट कि वो रास्ता खाली है? नहीं, वहां पे रेजिस्टेंस है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आइडिया इज दैट कि किसी वायर के बनावट के वजह से उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, और जब हम करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, तो वो उतना ही रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है। तो किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, जो उसका इंटरनल इंट्रिंसिक जो बनावट है, उसके वजह से उसके पास उसका रेजिस्टेंस होता है। आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? यानी कि एक वायर है तो उसमें करंट पास करे या ना करे, बट उसका एक रेजिस्टेंस होगा। हाँ, ये अलग बात है कि करंट पास करोगे तो पता चला ओके, इस करंट को भी उतना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। तो अब हमने क्या कहा यहाँ पे, इट इज द मेजर ऑफ टोटल हिंड्रेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन करंट पासेस थ्रू अ गिवन वायर। इसका मतलब जब करंट पास करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो उस करंट, उस रेजिस्टेंस को हम लोग बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। इट डज नॉट मीन दैट कि इफ अ वायर डू नॉट हैव अ करंट, राइट, इट डज नॉट हैव अ रेजिस्टेंस। ये इस बात का मतलब, यहाँ पे नोट करके मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, राइट।
above statement does not mean that wire will have resistance only when current passes. ये इस बात का मतलब नहीं है. This is one point. And number two, in fact, resistance offered by conducting wire is due to its internal making, internal atomic arrangements, इनके वजह से है. तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए. बट रेजिस्टेंस की जब भी बात करेंगे, व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द टोटल हिंड्रेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हुआ? करंट पास हो रहा होगा. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन करंट पासेस थ्रू अ गिवन वायर. तो आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं तभी समझ में आ रहा है कि किसी वायर में जो करंट पास हो रहा है उसी की बात हो रही है. तो इतना तो सब लोग लिखते हैं. मैंने ये ऐड किया, और ये ऐड करके ये जानबूझ करके ऐड किया गया ताकि करंट जब मेजर करना होगा तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो करा करके तब हम मेजर करेंगे. लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि करंट होगा तो रेजिस्टेंस होगा. रेजिस्टेंस तो भैया है वहां पे. तो ये सारी बात आप समझ चुके होंगे. नाउ सवाल ये उठता है कि सर ये रेजिस्टेंस मेजर कैसे होगा? ठीक है हिंड्रेंस ऑफर हो रहा है. हाउ वी विल मेजर दिस रेजिस्टेंस? हम इस रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे? तो मैं आपको पहले रेजिस्टेंस को हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस की तरफ लेके चल रहा हूँ. आवर टॉपिक नाउ इज हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. ये सवाल है अब हमारे लिए कि हम रेजिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे. राइट गाइस, अब आप जरा गौर करना है यहाँ पे. एक फिर से हम उस एग्जाम्पल पे चलते हैं. अब देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जाता हूँ. सपोज कर लो आप A to B जा रहे थे, आपको 20 मिनट टाइम लगा. नाउ व्हाट डू यू डू कि आप अपने व्हीकल से मत जाओ. आप सपोज कर लो कि रवि के जगह कोई दूसरा बंदे को आपने बुलाया कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और कम टाइम में पहुंचना है. उसने बोला मेरे पास एक जुगाड़ है. क्या? मैं एक एम्बुलेंस लेके आता हूँ, उस एम्बुलेंस में बैठो और हॉर्न बजाते हुए चलेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे. बात सही है कि नहीं? बिल्कुल. इफ यू सिट इन एम्बुलेंस एंड दैट एम्बुलेंस इज बीइंग ड्राइव इन, तो ये सब लोग धीरे धीरे रास्ता थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे और आप जल्दी पहुंच जाओगे. That will happen. They will be sided and the path will be given easier. आपको रास्ता आसान मिलेगा और बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे. अब जरा इस एग्जांपल में एक बात समझने की कोशिश करो. जब आप एम्बुलेंस की बात करते हो तो इन सब लोगों को क्या बताया कि लुक भाई मेरे पास इमरजेंसी बहुत ज्यादा है और फिर मुझे रास्ता दो ताकि मुझे जल्दी जाना है, वरना मेरा नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब आपको A से B तक जाने के बीच में, A से B तक जाने के बीच का जो कॉज है, जो आपको लेके जा रहा है A से B तक, वो कॉज आपको क्या करना होगा? बड़ा करना पड़ेगा. दैट इज लुक देयर इज एन इमरजेंसी, आई हैव टू सेव माय लाइफ. मुझे अपनी जिंदगी बचानी है, इतना इमरजेंसी है. तो जब आपका कॉज बड़ा हो जाएगा A से B तक ले जाने के लिए, तो आपका रास्ता थोड़ा क्या हो जाएगा? उसी रास्ते में जिसमें रेजिस्टेंस क्या था? ज्यादा था. लेकिन अब आपने कॉज बड़ा कर दिया तो आप फिर क्या होगा? थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे. डू यू डिनाई इट और एक्सेप्ट इट? मेरे ख्याल से आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे ना. दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. अब इस लॉजिक को जरा समझो और हम आपको यहाँ लेके जा रहे हैं. हमारा टॉपिक है हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस. हम तो कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस मेजर करना है. अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. अगर ये जो वायर है, इस वायर को मैंने यहाँ पे एक सेल से कनेक्ट कर रखा है. सेल के पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. अब मैं कहता हूं कि अगर ये 2 वोल्ट के बजाय, लेट्स सी हियर, यहाँ पे समझना है इस बात को. मैं कह रहा हूं कि अगर ये 2 वोल्ट के बजाय, 2 वोल्ट के बजाय, ये 2 वोल्ट के बजाय मैं इसको 5 वोल्ट का बना दूं. क्या? कितने वोल्ट का बना दूं? 5 वोल्ट. और 5 वोल्ट की जगह पे मैं इसको 10 वोल्ट का बना दूं. तो अब क्या हुआ? रेजिस्टेंस तो इस रास्ते का उतना ही रहा. भैया आपने बोला ना कि रेजिस्टेंस तो क्या होता है? इनफैक्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टिंग वायर इज ड्यू टू इट्स इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट. दैट्स वेरी ट्रू. नाउ द पॉइंट इज कि इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है. अब आपने क्या कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को यहां से बुला करके इधर ले जाने के लिए पहले 2 वोल्ट का लगाया, यानी कि मोटिवेशन जो था, जो कॉज था इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराने के लिए, वो 2 वोल्ट का था. अब आपने उस कॉज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया.
5 वोल्ट ले गया है, और बढ़ा दिया, क्या कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया। तो अब इस रेजिस्टेंस के रहने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले से आसान होगा या पहले से ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो पास होने वाला करंट है, इसमें जो पास होने वाला करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि करंट क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब नेट चार्ज का फ्लो। तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो किस बात पे डिपेंड करता है? डेफिनेटली इस पे तो डिपेंड करता ही है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता ही करता है। लेकिन अगर इफ कॉज बिकम्स मोर एंड मोर एंड मोर, तो वो रेजिस्टेंस सेम रहने के बावजूद भी करंट की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम एक काम करते हैं कि क्यों ना हम 2 वोल्ट रख करके और उसमें देखते हैं कि कितना करंट पैदा होता है। चलो, फिर 5 वोल्ट रख करके देखते हैं कि उसमें कितना करंट पैदा होता है, फिर 10 वोल्ट लेके देखते हैं कि हमें कितना करंट पैदा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, अलग अलग सेल का पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे और उसमें पास होने वाला करंट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब बार बार हमें हमें इतना वोल्टेज लगाया, हमें इतना करंट मिला, इतना वोल्टेज लगाया, इतना करंट मिला, इतना वोल्टेज लगाया, इतना करंट मिला। तो अब हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम इस करंट की वैल्यू, लाइक इस वोल्टेज पे इतना करंट मिला, इस वोल्टेज पे इतना करंट मिलेगा, इस डाटा को इस्तेमाल करेंगे और फिर इससे हम लोग उस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये जो मैंने बताया कि इसको बड़ा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस मैंने लिखा है, लेकिन मैं इसको पढ़ाने के पहले यहाँ पे एक लॉ का जिक्र करना चाहूंगा। हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस पढ़ाने के पहले मैं यहाँ एक लॉ का जिक्र करूंगा और वो लॉ होगा हमारा, दैट इज ओम्स लॉ। व्हाट इज इट? ओम्स लॉ। वी आर टॉकिंग अबाउट ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ क्या चीज है? बस ये जो बात मैंने आपको इस एग्जांपल में बताई कि द कॉज बिकम्स मोर, लाइक यहां से यहां तक जाने का आप और ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन बना दो तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक विल बी साइडेड और वो आपके लिए एक जगह छोड़ देगा। सिमिलरली इसी लॉजिक को मैंने यहाँ यूज किया और बोला कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का अर्ज जो है, वो कहे मुझे इलेक्ट्रॉन को बुलाना, ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन को धक्का देना है। अगर मैं ये कॉज बढ़ा दूं तो आप सब समझते हो कि करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसान हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो बात हम लोगों ने डिस्कस किया, यही ओम्स लॉ है। अब ये क्या चीज हुआ भाई, व्हाट इज ओम्स लॉ? सो इट इज सेइंग दैट कि लाइक करंट पासिंग थ्रू, ये क्या कह रहे हैं जरा इस स्टेटमेंट को देखें। करंट पासिंग थ्रू अ वायर, let me use this color, right? Current passing through a wire, current passing through a wire, current passing through a wire is, current passing through wire is directly proportional, directly proportional to the potential difference. चलो पूरा लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। Current passing through a wire is directly proportional to the potential difference attached across terminals of wire. किसी वायर के टर्मिनल्स, across terminal of wire, terminals of wire। अगर आपने ये वायर लिया है, इस वायर के टर्मिनल्स, ये टर्मिनल है, यहाँ पे ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने लगा रखा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि इसमें करंट कितना पास होगा। बेटा ध्यान रखना, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। क्यों? आपने इसका लेंथ फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, लेंथ फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर दिया, राइट। और ये जिस मटेरियल का बना वो मटेरियल आपने फिक्स कर दिया। तो अगर आप इन सब चीजों को फिक्स कर दोगे तो इसमें पास होने वाला जो करंट है ये पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने पे क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। इसी बात को ओम्स ने अपने लैंग्वेज में कह दिया कि करंट पासिंग थ्रू अ वायर is directly proportional to the potential difference attached across terminals of wire. It means what he is saying? He is saying that, look, I current proportional to this potential difference. V is potential difference. यहाँ पे V क्या हो गया, potential difference हो गया। और I किस क्या ले लिया हमने, करंट ले लिया। अब हम करंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। यू रिमेंबर ऑन द वेरी फर्स्ट शीट
मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बोला हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, एंड मैंने बोला कि करंट क्या होता है, करंट पास कैसे मेटर में पास होता है, और ये फॉर्मूला हम जानते हैं अच्छी तरीके से। मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ करेगा तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है, तो मैंने उसको जिक्र इसलिए नहीं किया ताकि आपको मैं ओम्स लॉ जो आप जानते हो रटने की जरूरत नहीं, वो कैसे आया मैं समझाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा एंड मेनी मोर, तो मैं यहाँ पे ध्यान से समझना। अब मैं अगर यहाँ लिख दूं कि भैया दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू लर्न, ओम्स लॉ, अब लिख रहा हूं मैं, पहले नहीं लिखा। ओम्स लॉ आप पढ़ेंगे, तो ओम्स लॉ को ध्यान में रख करके पहले मैंने रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कर दिया, और फिर अब मैं ओम्स लॉ की तरफ आपको लेके चल रहा हूं मैं। तो अब ओम्स लॉ ने जो कोई बात बताई वो कुछ ऐसी नहीं है जो आप नहीं जानते थे। सो I प्रोपोर्शनल टू V, राइट, एंड दिस, अगर ये चीज इस पे डिपेंड है तो हम इसको ऐसे लिख लें कि दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे करंट ज्यादा तेजी से पास करेगा, ये सच्चाई है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? इफेक्ट है। करंट का पास होना क्या इफेक्ट है, और ये क्या है? कॉज है। सो इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉज। ज्यादा बड़ा कॉज है तो इफेक्ट क्या होगा? बड़ा होगा। दैट्स वेरी ट्रू। अब हम कह रहे हैं कि ये V प्रोपोर्शनल टू I, अब इसको ऐसा क्यों बनाया? ये राज अभी रखते हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद जाकर के हम इस राज को खोलेंगे कि I प्रोपोर्शनल टू V है, तो हमने क्यों नहीं I इज इक्वल टू कुछ आगे लिख दिया? हमने इसको ये इस स्टेप से ये स्टेप क्यों लिखा? यहाँ थोड़ी मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री को भी मिस्ट्री रहने देते हैं, आगे खोलेंगे। सो I प्रोपोर्शनल टू V हमने लिखा, दैट्स वेरी ट्रू। तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अगर I V पे डिपेंड करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया V I पे डिपेंड करता है। गलत है, बट ऐसा मैथमेटिकली लिखा जा सकता है। तो V प्रोपोर्शनल टू I लिख दिया, और जब V प्रोपोर्शनल टू I लिखा तो आपने बोला हेलो दिस V इज इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा R और इंटू I, R इंटू I। व्हाट इज R? नाउ R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज लगाओगे उसके करंट बढ़ेगा, दैट्स करेक्ट, बट उनके बीच में इक्वलिटी का साइन रखोगे तो यहाँ पे जो ये R है ये क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब जरा बात समझना है आपको, गौर से देखना। मैंने आपको यहाँ बच्चों बताया कि किसी भी वायर का इनफैक्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर इज ड्यू टू इट्स इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट, करेक्ट। और अब इसमें ऐड कर रहा हूँ, और उसके एक्सटर्नल फीचर, मतलब उसका लेंथ कितना है और एरिया कितना है, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट, और किस पे? इसके लेंथ पे डिपेंड करता है, और किस पे? एरिया ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। अब ये क्या मतलब है जरा देखो यहाँ से, अगर मैं ये वायर खूब लंबा कर दूं तो बहुत सारे कोलिजन हो जाएंगे, हाँ या ना? तो बहुत सारे कोलिजन होंगे तो और रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, लेंथ पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस एरिया को जो इतना था उसको और चौड़ा कर दूं तो फिर इलेक्ट्रॉन का थोड़ा पास होना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट्स करेक्ट और नॉट? और साथ साथ कि वो किस मटेरियल का बना है, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें हैं, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा उसके कोलिजन और वो सब कुछ हो सकता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात, इस बात को भी हम लोग थोड़ा आगे और अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बात नहीं जोड़ी, मैंने बोला कि इनफैक्ट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर इज ड्यू टू इट्स इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट, और किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ये लेंथ ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली बात बाद में क्यों जोड़ी? क्योंकि अब हम यहाँ पे इस R को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये R क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और R प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है तो वो है क्या चीज? दिस R इज, व्हिच R इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर है। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया था, ये काम करते हैं, इसमें हम 2 वोल्ट रखते हैं और करंट मेजर करते हैं, फिर 5 वोल्ट रखते हैं, फिर करंट मेजर करते हैं, फिर 10 वोल्ट रखते हैं, फिर करंट मेजर करते हैं, और हम ये देखेंगे 10 वोल्ट पे जो करंट मिला, 2 वोल्ट पे जो करंट मिला, 5 वोल्ट पे जो करंट मिला, अगर मैं करंट अपॉन वोल्टेज अलग अलग केसेस का करता जाऊं, लाइक इतने वोल्टेज पे इतना करंट मिला, इतने वोल्टेज पे इतना करंट मिला, तो इस वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू है, वोल्टेज बदलेगा करंट बदल जाएगा, वोल्टेज बदलेगा करंट बदल जाएगा, लेकिन ये R चेंज नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस R इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है? उस वायर के लिए है,
और वो वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, उसके इंटरनल मेकअप पे डिपेंड कर रहा है, उसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और उसके एरिया पे। लेंथ पे कैसे, बड़ा लेंथ हो गया तो बहुत ज्यादा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपको, जैसे मैंने जनरल एग्जांपल में, अगर बहुत लंबी दूरी ट्रेवल करनी है और बहुत सारा ट्रैफिक है तो आपको और भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लंबाई पे बढ़ जाएगा। लेकिन सड़क अगर बहुत चौड़ी है तो ट्रैफिक अगर थोड़ा ज्यादा भी रहता है तो आप आसानी से चले जाएंगे। तो अगर एरिया बड़ा हो जाए, किसी वायर का एरिया बड़ा हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ा आसानी हो जाएगा, यानी कि एरिया बड़ा होने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और लेंथ बड़ा होने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। और लेकिन वो किस मटेरियल का बना वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने कहा ओम्स लॉ क्या कहता है, करेंट पासिंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अटैच्ड अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ वायर। अभी मैंने पूरा ओम्स लॉ नहीं लिखा हुआ है, हमने इतनी सारी बात कर दी, राइट। अब अगर हम इसको पूरा लिखना चाहेंगे तो अगले पेज में लिखेंगे। फिलहाल I प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू I, therefore V इज इक्वल टू IR, और R को हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह दिया। अब ऐसे में ये R को हमने रेजिस्टेंस ऑफ वायर कह दिया। हमने पूछा था हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, अलग पोटेंशियल लगाएंगे, उस पर जितना करंट होगा उस करंट को मेजर करेंगे, करंट और वोल्टेज का रेशियो लगाएंगे, उससे हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए तो आपके लिए क्या आ गया, दिस R इज इक्वल टू व्हाट, V अपॉन I। सो आपका टॉपिक क्या था, हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस। मैंने इस यहीं पे समझा दिया कि अगर किसी वायर में आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकाला लगाया और उस पर कितना करंट पास हो रहा है, अगर आप ये मेजर कर लें सो तो R इज इक्वल टू रिजल्ट क्या हो जाएगा, VI हो जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चे। सो इसका मतलब कि किसी कंडक्टिंग वायर में आप अलग वोल्टेज लगाओगे करंट जाएगा, फिर दूसरा वोल्टेज लगाओगे करंट जाएगा, आप किसी भी एक वोल्टेज पे जितना करंट है उस वोल्टेज और करंट का रेशियो निकाल लीजिए, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस वाली बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने V प्रोपोर्शनल टू I करके किया, हम I प्रोपोर्शनल टू V करके यहाँ क्यों नहीं याद रखे, ये बात हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब हमने ये बात पढ़ ली, तो अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या किसी वायर का रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ, एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ, और किस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के यानी कि उस मटेरियल पे, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट में, मतलब वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पे डिपेंड करता है। ये बात तो समझ में आ गई। तो अगर ओम्स लॉ को हम ओम्स लॉ को थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखें तो क्या तरीका है। सो लेट्स सी, आई एम राइटिंग दिस ओम्स लॉ इन अ मच बेटर वे फॉर यू, राइट। लुक एट दिस हियर। सो वी आर सेइंग दैट ओम्स लॉ को हम और बेहतर कैसे लिखेंगे। सो वी आर सेइंग दैट according to according to Ohm, right, according to Ohm, current passing through wire, current passing through a wire, according to Ohm, current passing through a wire is directly proportional to the potential difference applied across ends of conductor, ends or terminals of conductor, and ratio of proportional and ratio of potential difference and current remain constant, and ratio of potential difference and current remain constant if physical states of conductor remain unchanged.
रिमेन अनचेंज्ड। क्या कहा गया बेटा? ये कह रहा है किसी वायर में अकॉर्डिंग टू ओम, इतनी बात तो आप पहले पढ़ चुके थे, यहां तक दिस मच तो आपने पीछे भी पढ़ा दिया। According to Ohm, current passing through a wire is directly proportional to the potential difference applied across ends of the conductor, and the ratio of potential difference and current, and के बजाय ठीक है, and current remain constant। किसके लिए कांस्टेंट रहेगा? If physical states of conductor remain unchanged, उस कंडक्टर if remain constant for the conductor if its physical states remain unchanged। तो हम लोग इसको थोड़ा, इस लाइन को थोड़ा और बेहतर तरीके से बना दे। remain constant, look at this here, इसको थोड़ा सा चेंज करके इसको और बेहतर बना दे हम लोग। So what I'm saying is, just a while, so remain constant, yeah, and the ratio of potential difference and current remain constant for the conductor, conducting wire, कब? if its physical state, मतलब उस कंडक्टर का if its physical states का क्या मतलब हुआ? length, area, ऐसा लिखे। फिजिकल स्टेट का मतलब लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। So if its physical state, that is length, area and temperature remain, physical states remain unchanged। अब आपको देख के डरना नहीं है कि इतना बड़ा हो गया सर कैसे याद रखेंगे? अरे भाई बात समझनी है, अंग्रेजी हम सबको आती है, लिख लेंगे। भाई पहले आपने क्या देखा कि किसी वायर में करंट, ये मैंने पहले देखी, कॉज अगर बड़ा हो गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इफेक्ट पहले दिखता है, कॉज बाद की बात है। तो इफेक्ट इज बिगर, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। सो करंट इज बिगर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज बिग। हमने उसी को थोड़ा अलग तरीके से लिखा, नाउ V प्रोपोर्शनल टू I, और फिर V इज इक्वल टू IR कह दिया, और फिर वहां से R को बोला कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और उसी बात को पहले अगर हम सिर्फ इतना लिखे, अकॉर्डिंग टू ओम करंट पासिंग थ्रू अ वायर is directly proportional to the potential difference applied across ends of terminal of ends of the conductor। इतना लिखने से हमें वो जो रेशियो है उसके बारे में पता नहीं चलता। ओम्स की बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, ओम्स की बात होती है एंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर द कंडक्टिंग वायर, कब? इफ इट्स फिजिकल स्टेट्स, किसका? कंडक्टर का, लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड। तो क्यों? लेंथ अगर बड़ा कर दोगे भाई, तुम करोगे किसी वायर में करंट पास कर रहा था, जरा इस एग्जांपल से देखना। मैंने बोला अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। भाई ये वायर लिया और ये आपने इसको किसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, मतलब 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया जी, फाइन। अब 5 वोल्ट लगाया और सपोज करो इसमें कोई करंट पास हो रहा था, लेट सपोज 2 एम्पियर का करंट पास हो रहा था। अब आप कहो कि मैं इस वायर को चेंज कर देता हूं, भाई ये वायर ना होकर के इतना लंबा वायर हो गया, और अब मैं 5 वोल्ट के बजाय 10 वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट लगाया, 10 वोल्ट लगाया यहाँ पे, और तुम बोलो कि इसमें अब जो करंट जा रहा है ना, तो वो 5 पे 2 जाना चाहिए, तो 10 पे 4 जाना चाहिए था, बट ये 4 एम्पियर नहीं जा रहा है इसमें। You are saying that the current passing through here is not 4 एम्पियर, 3 एम्पियर। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि लेंथ आपने बड़ा कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो रेजिस्टेंस बड़ा हो गया तो आप करंट पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि यानी कि आप यहाँ पे अगर आप कहो कि मैंने 5 वोल्ट लगाया, ये 2 एम्पियर जा रहा था, अब मैं यही वायर लिया और 10 वोल्ट लगाया और 4 एम्पियर लिख दूं, 3 एम्पियर इज राइट, मतलब व्हाटएवर, मतलब लेस देन, आपने अगर यहाँ 4 एम्पियर लगा तो दैट्स रॉन्ग। यहाँ करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 4 एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि आपने लेंथ बड़ा कर दिया। तो अगर फिजिकल स्टेट आपने कंडक्टर का चेंज नहीं किया है तो आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया, लाइक 5 से 10 कर दिया, तो करंट 4 हो जाएगा।
और अगर आपने फिजिकल स्टेट चेंज कर दिया तब तो ये बात सही नहीं होगी। तो आपने ये ओम्स लॉ समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। और फिजिकल, और ये मैंने बताया है कि लेंथ बड़ा होने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया से घटेगा। टेम्परेचर, ये हम लोग थोड़े बाद में पढ़ लेंगे कि टेम्परेचर पे भी कैसे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमारे को इतनी बात समझ में आएगी कि हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस, और हमारे पास R इज इक्वल टू VI का एक फॉर्मूला चला है। इज दैट ओके ना? और हमने इसको रेजिस्टेंस पढ़ लिया। अब हम लोग लगे हाथ इस रेजिस्टेंस के यूनिट की बात करते हैं। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये क्या चीज है भाई? व्हाट इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? लाइक R इज इक्वल टू, सिंस V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, ये हमने पढ़ा है अभी। देयरफॉर I इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन I। सिंस V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर R कैन बी रिटन एज V अपॉन I। दैट्स करेक्ट। तो अगर R को हम V अपॉन I लिखेंगे, R को अगर हम V अपॉन I लिखेंगे, तो अब मैं यहां से पूछ रहा हूं कि यूनिट ऑफ R क्या होगा? यूनिट ऑफ R इज, नाउ दिस इज V फॉर वोल्ट, हमें पता है, और इसका क्या होता है? एम्पियर। तो वोल्ट अपॉन एम्पियर आ गया। तो जो वोल्ट अपॉन एम्पियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? ओम। अब ये जो ओम है, एक्चुअली ये जो ओम्स लॉ है, जो उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, राइट। और उनके हमने लास्ट नेम को हम लोगों ने यूज कर लिया, उसको ओम्स लॉ के नाम से कहते हैं। और ये जो ओम है, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये जरा देखना बेटा, ये जो लिखा हुआ है, ये ग्रीक का एक अल्फाबेट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओमेगा। व्हाट वी कॉल इट? ओमेगा। ये ग्रीक का अल्फाबेट है। हाउ टू राइट दिस? इस तरीके से इसको ओमेगा कहते हैं। अब अगर हम इसी ओमेगा को थोड़ा ऐसे कर दें, कुछ ऐसे कर दें, ये है ओमेगा ही, थोड़ा ऐसे कर दें, तो ये हम लोग रेजिस्टेंस के यूनिट के लिए यूज करते हैं, राइट। ये ओमेगा ही है, दिस इज स्टिल ओमेगा, ये ओमेगा ही है। और कुछ लोग तो इसकी और हालत बिगाड़ देते हैं, दे डू इट लाइक दिस, ऐसे, ये इसी ओमेगा को ही लिख रहे हैं, ये ओमेगा ही है, लेकिन इसकी पहचान हम लोग ओम्स के नाम से कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? ओम कहते हैं, क्योंकि ये ओम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो। ये ओमेगा है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट, सॉरी ग्रीक अल्फाबेट है, और उसको हम लोग ऐसे बना दे या ऐसे बना दे, दिस इज ऑल ओमेगा, बट इसी ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। तो दिस ओम इज लाइक सिंबॉलिकली, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ गई? सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, वोल्ट अपॉन एम्पियर। नाउ इफ आई से दैट, अगर किसी वायर में हमने 1 वोल्ट लगाया और उसमें करंट पास हुआ 1 एम्पियर, 1 वोल्ट लगाने से उसमें करंट कितना पास हो रहा है? 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दैट बिकम्स व्हाट? 1 ओम। सो हाउ टू डिफाइन 1 ओम? व्हाट इज 1 ओम? सो 1 ओम इज लाइक, डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, 1 ओम। अगर किसी ने बोला डिफाइन 1 ओम, अब क्या करोगे? So if current passing through a conducting wire is of 1 ampere, when potential difference applied across its ends is 1 volt, then the resistance of the wire is known to be 1 ohm. यही बात लिखनी है आपको, ठीक है? तो लिख देते हैं, if current passing through a wire, current passing through a wire is of 1 ampere, is of 1 ampere, when, if current passing through a wire is of 1 ampere, when potential difference when potential difference is of unit volt, then resistance of conductor is of 1 ohm. ये तरीका। सो अगर कोई 1 ओम पूछे, तो वैसे जनरली ये सवाल पूछा नहीं जाता, कि भाई 1 ओम को डिफाइन करो। बट इफ समबडी आस्क्स, तो वी से दैट 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर which is equal to the, it's
वोल्ट अपॉन एम्पियर, लाइक 1 वोल्ट लगाया 1 एम्पियर का करंट पास हुआ, तो ऐसे हो गया। आपको समझ में आ गई बात ये। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया। अब आपको मैं एक बात समझाना चाहूंगा कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस, ये जो हमने पीछे पढ़ा, राइट, कि ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर जो है, रेजिस्टेंस ऑफ जो वायर है वो किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, एरिया पे एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर लेंथ, एरिया और टेम्परेचर को हम लोग चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। बिफोर वी शुड टॉक दैट, हम लोग यहाँ पे एक बात डिस्कस करते हैं। मैंने बोला कि I प्रोपोर्शनल टू V क्यों लिखा था, तो आपने ये वाला स्टेप क्यों उठाया, यहाँ क्यों R लेके चले आए? आप I इज इक्वल टू V इंटू R क्यों नहीं लिखते? तो मैं अब आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। लुक एट दिस, राइट। अब हम यहाँ पे एक टाइटल पढ़ रहे हैं, हम उसका टाइटल का नाम अभी नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। व्हाट? I proportional to V, that's a basic law. Now I is equal to, मैं यहाँ पे 1 by R into V लिखूं तो कुछ गलत होगा? अरे भाई V जरा गौर से देखो, कोई गलती नहीं होगी। आपने यहाँ क्या पढ़ा है कि V प्रोपोर्शनल टू I, देन V इज इक्वल टू IR लिख रहे हो। तो अगर I इज इक्वल टू लिखते तो ये नीचे जाके क्या हो जाता? V by R होता ना। तो बात समझना ये है कि अगर बाय ओम्स लॉ I प्रोपोर्शनल टू V, और मैं यहाँ पे लिखूं I इज इक्वल टू 1 by R इंटू V। अब इस 1 by R को मैं कुछ नाम दे देता हूं, I see it C और इंटू V, और दिस इज I। नाउ व्हाट इज C? C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एक दूसरे तरीके का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो हम जो टाइटल पढ़ रहे थे वो टाइटल क्या था हमारा? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ द वायर, किसी वायर का कंडक्टेंस पता करना। क्या मतलब है इस बात का? सो I प्रोपोर्शनल टू V, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 by R into V। तो ये सर आप डायरेक्टली I इज इक्वल टू CV भी लिख सकते थे, I इज इक्वल टू CV लिख देते, यानी कि 1 by R को, यानी कि ये 1 by R को आपने C कहा है, so C is equal to what? 1 by R. So this implies conductance is conductance of wire is reciprocal to the resistance of wire, to the resistance of wire. वायर के रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है क्या? कंडक्टेंस। तो अगर हम I प्रोपोर्शनल टू V था तो हम यहाँ पे I इज इक्वल टू कुछ लिखते तो वो रेजिस्टेंस नहीं होता। अब सवाल ये है, क्यों इसको आपने रेजिस्टेंस क्यों नहीं कह दिया? जरा गौर से देखना, एक बात समझना। अगर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ा कॉज रखा, थोड़ा समझना है हमें। रुकावट, रेजिस्टेंस का मतलब क्या पैदा करना है? रुकावट पता करना है कि भाई रेजिस्टेंस पता करना मतलब रुकावट पैदा करना है। तो आप जरा इस रिजल्ट पे गौर करो, R इज इक्वल टू V अपॉन I। भाई इतना बड़ा कॉज लगाया तो ये इफेक्ट मिला, तो इतने बड़े कॉज से इफेक्ट इतना मिला, तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसका मतलब रास्ते में इतना रुकावट है, R इज इक्वल टू V अपॉन I से। और अगर हम इसको उल्टा करें, I अपॉन V, तो हमने बोला ओके ये कॉज लगा, इस कॉज से ये इफेक्ट मिला, सो दिस इफेक्ट पर यूनिट कॉज। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ये फील करना है आपको। अगर आप ये फील करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होएगा। जैसे मान लिया जाए, सपोज कर लो एक बच्चे को, जरा गौर करना, आप 5 रुपये की कोई 5 रुपये का चना खरीद के देते हो, 5 रुपये का चना खरीद के देते हो, और उस 5 रुपये के चना को जब खाने लगता है तो पता चलता है कि 3 रुपये का चना उसने गिरा दिया और 2 रुपये का चना वो पेट के अंदर डाला, मुंह के थ्रू पेट के अंदर डाला। तो उसका 5 रुपये के चना का इस्तेमाल कितना था, वो मैंने कितना इस्तेमाल कर पाया? तो आप क्या कहोगे? 5 रुपये का चना का में से 2 रुपये का चना खाया और 3 रुपये का चना गिरा दिया।
तो उसका इस्तेमाल करने का, यानी कि उसका, मैं पूछूं कि उसका इस्तेमाल करने का रेशियो क्या है, तो क्या कहोगे? 5 में से 2 खाया, यानी कि 2/5 का। और मैं पूछूं कि अगर गिराने का बताओ कि उसका गिराने का कितना है, तो आप क्या कहोगे? 3 गिराया ना भाई, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, या यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जब गिराना होगा तो आप 3/5 करोगे। नाउ लुक एट दिस। अब मैं आपसे एक दूसरी बात कर रहा हूं। सपोज कर लो आपको कोई काम दिया गया, 5 काम बोला गया, 5 काम बोला गया करने के लिए। कितना बोला मैंने? 5 काम करने के लिए बोला। और उस 5 काम में से आप 2 काम कर देते हो, तो 2 काम कर दिए, तो काम करने का रेट क्या हुआ? 2/5। और ना काम करने का रेट क्या हुआ? 3/5। ये बात समझ में आ रही? हाँ। सो जिस तरीके से कि आपने उसका क्या किया, 5 में से आपने 2 करके ऐसे रेशियो निकाल लिया ना, उसी तरीके से यहां कहा जा रहा है कि इसी एग्जांपल के तहत अगर हम इस बात को रखें कि अगर किसी वायर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कॉज इतना है, तो ये करंट मिला, यानी कि कॉज इज बिग और ये करंट मिला, तो दिस इज टेलिंग अस व्हाट? द रेजिस्टेंस, कितना हिंड्रेंस फेस हुआ। और जब हम इसका रेसिप्रोकल पढ़ रहे हैं कि अच्छा इतना रेजिस्टेंस तो हुआ, लेकिन कंडक्ट कितना हुआ, पास कितना हुआ, तो उसका रेसिप्रोकल पढ़ लो, यानी कि I/V पढ़ लो कि भैया इतना करंट पास हुआ इतना पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ये एक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हुआ भाई? इतना तो रेजिस्टेंस था, लेकिन आप फिर भी ट्रेवल किए ना भाई, तो वो क्या हुआ? कंडक्टेंस हुआ। सो दिस I/V इज कॉल्ड C, दैट इज कंडक्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे R लिख देते, सपोज हम यहाँ पे ऐसे ना लिख के हम लिखते I इज प्रोपोर्शनल टू V, और अगले स्टेट में I इज इक्वल टू R इंटू V लिखते, और फिर R का फॉर्मूला होता है I/V। तो ये जो निकलता कि भाई इतना करंट इतने से, ये जो निकाल रहे हो आप, ये रुकावट की बात नहीं कर रहा है। रुकावट की बात तो तब पता चलेगा क्योंकि इतना कॉज लगाया, इतना इनपुट लगाया, और आउटपुट हमें इतना मिला जी। सो माई दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, कि इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो अगर ऐसे लिखते ये, तो ये हमें रेजिस्टेंस की फीलिंग नहीं देता, ये रेजिस्टेंस की फीलिंग हमें नहीं देता, इसे रुकावट नहीं पता चलता, इससे पता चलता है कि करंट कितना पास हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, इस राज को खोला कि भैया ऐसे लेके आओगे तो आप रेजिस्टेंस पढ़ पाओगे। और अगर आप वहां पे, यानी कि यहीं पे कुछ लिखना चाहोगे, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1/R होगा, दैट इज C, और उसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। बच्चा लोग समझ गए? सो दिस C इज इक्वल टू 1/R। अब सवाल ये है कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा। तो अब यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करें, तो चलो मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चलो अगले पेज पे ले लेते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हुआ? तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस की बात करें, तो सिंस हमने क्या पढ़ा, C इज इक्वल टू 1/R, देयरफॉर यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हुआ जी? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या हुआ? तो आप कहोगे 1/ओम। ये पढ़ा आपने, 1/ओम। तो इसको क्या कहेंगे 1/ओम? तो कुछ लोग इसको कहेंगे ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। अब ऐसे ओम इनवर्स भी कहते हैं, तो कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स भी होता है। और कुछ लोग तो कमाल कर देते बेटा, इस ओम इनवर्स को लिखने को ऐसे भी लिख देते, MHO, मो। सो दिस इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यानी कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ये भी ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, और ये भी उतना ही ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ये है ओम इनवर्स, और ये मोह भी लिखते हैं। और कुछ लोग तो मुंह ना लिख करके जॉर्ज साइमन एम ओम का जो मिडिल नेम है साइमन, कुछ लोग इसको SIEMEN, साइमन, ये लिख देते हैं, दिस इज जॉर्ज साइमन। मतलब मोह को साइमन भी लिख देते हैं लोग। तो ये भी यूनिट के फॉर्म में होता है, बट दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर, दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर, इसलिए नॉट पॉपुलर, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, ये पॉपुलर नहीं। तो ये यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हो गया। बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आएगी? तो हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे, यू सी, हमने कहा था आज की क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और V इज इक्वल टू IR। तो ये V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला कहाँ से आया? ये हमने इस ट्रैफिक फ्लो वाली बात समझाई, मतलब ये ओम्स के लॉ से कह दो या बहुत बेसिक बात कह लो, वहां से ये रिजल्ट निकल के आ गया। ये V इज इक्वल टू IR जो था वही ओम्स लॉ था, ये हमने यहाँ पे रिजल्ट पढ़ लिया। अब जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, तो जब इतना हमने पढ़ लिया, तो अभी हमें कुछ और बात पढ़नी है। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस
जो हमने पढ़ा है ये तो सब समझ लिया। तो रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है? तो नाउ लाओ लेट्स टॉक अबाउट दिस, लाइक factors on which I should, just a minute बच्चों, factors on which resistance of wire depends, resistance of wire depends। तो ये क्या है? तो पहला भाई 1 लेंथ, नंबर 2 area of cross section, and next is what? Temperature, next is temperature। तो ये लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो हमने बताया कि लार्जर द लेंथ मोर इज द हिंड्रेंस, मोर इज द रेजिस्टेंस। तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लेंथ की बात करोगे तो लेंथ के केस में आप क्या लिखोगे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब किसी वायर का लेंथ बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से क्या निकला? R1/L1 इज इक्वल टू R2/L2। ये लेंथ पे ऐसे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ गई? सो अगर किसी वायर को, यानी कि, लेकिन ये बात कब? इफ उसका एरिया एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। इफ एरिया एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर आप एरिया और टेम्परेचर में कोई चेंज ना करो तो लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। अगर एरिया और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो तो ये रिजल्ट अप्लाई होगा। ये बात समझ में आएगी? अब अगले पेज पे आपको मैं ये दिखाता हूं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो मैंने बताया था आपको, जितनी ज्यादा I will just take you to this डायग्राम, कि जितना ज्यादा चौड़ा होएगा तो भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना आसान होगा। दूसरी बात बताई मैंने कि सड़क अगर चौड़ी होगी तो भाई रास्ता थोड़ा, उस रास्ते में ट्रैफिक कम होएगा अगर ज्यादा व्हीकल्स हैं तब भी। तो इसका मतलब कि ठीक उसी तरीके से कि अगर किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो उसमें रुकावट कम हो जाती है। सो R इज प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस। लेकिन ये कब होएगा? इफ लेंथ, अगर आपने लेंथ को एंड टेम्परेचर को आपने क्या रखा? कांस्टेंट रखा। लेंथ एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तब ये बात सही है। सो इसका मतलब क्या हुआ? R1 अपॉन R2 अगर करोगे तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होगा भाई? 1/A1 आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा? 1/A2 आएगा। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा? A2/A1 आ जाएगा। सो दिस R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1। समझ में आई बात? नाउ हमने ये भी समझ लिया कि ठीक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कैसे करता है। अब बारी है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो थर्ड वन इज कि टेम्परेचर की बात करें। अब ये जो टेम्परेचर वाली बात है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? सो अभी हम लोग सिर्फ आज की क्लास में इतनी बात करेंगे, लाइक रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। सो टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो R जो रेजिस्टेंस है हमारा, रेजिस्टेंस जो है हमारा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? इफ लेंथ एंड एरिया रिमेन कांस्टेंट। अगर लेंथ और एरिया को कांस्टेंट रखो तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? R1/R2 is equal to T1/T2, or you can write like this, T1 degree upon, yeah, I should,
you see here I would like you to write this T1 by T2. So this is what the result is. अब इसके बारे में हम डिटेल अगली क्लास में अगर पढ़ें तो अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है, रेजिस्टिविटी क्या होता है और वो सब कुछ क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर और ये सब कुछ आज का जो हमारा टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया. अब अगली क्लास में हम लोग इससे आगे की बात पढ़ेंगे जिसमें हमें प्राइमरली किसके बारे में पढ़ना है, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ना है. रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम थोड़ा रेजिस्टिविटी को पढ़ने के बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आएंगे. किस पे आएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे आगे के क्लासेस में. सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात, और भी बहुत कुछ है वहां पे पढ़ने के लिए. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज. तो अब हम लोग अगली क्लास में जो कुछ यहाँ पढ़े हैं हम लोगों ने, आई शुड से दैट अगली क्लास में रेजिस्टिविटी पढ़ करके और पहले हम उसी पे क्वेश्चंस करेंगे, फिर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बारी आएगी. सो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच, आपने इतना देर हमारे साथ रहे और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास अगले लेक्चर को आप ठीक से अगले लेक्चर में ज्वाइन करेंगे. और आप लोगों को कहूंगा कि आप खुद भी देखिए, तरीके से देखिए. अगर कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. और इतनी मेहनत हो रही है तो एक लाइक तो बनता ही है कि आप जरूर लाइक दें, कमेंट लिखें. इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है. इस वीडियोस को बनाने में जितनी एफर्ट लगती है वो थोड़ा कम मालूम लगने लगता है क्योंकि आपका एनकरेजमेंट हमें मिलता है. तो अगली क्लास में हम मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच. और प्लीज प्रमोट दिस चैनल टू मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स क्योंकि इस महामारी में सबके पास ये सुविधा पहुंचे ताकि सभी लोग अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकें. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.